डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। क्लास 7 में आने के बाद मैं चाहता था कि बच्चों को क्लास में स्वागत करूं, कोई बात नहीं। आज मैं दूसरे चैप्टर को भी समाप्त कर रहा हूं। पिछली कक्षा में मैंने कवि का चुनाव का सारांश दिया था और उस कहानी की मैंने व्याख्या भी की थी। मेरे बच्चों, आज उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करा रहा हूं और इसे मैं करने के लिए भी दिया हूं। मेरे बच्चों, इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है और उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। कैसे मेरे बच्चों? दिखाऊंगा, उसे भी प्रैक्टिस करा दूंगा। कहानी कवि के चुनाव का पहला प्रश्न है, महाराज किसके प्रिय थे? मेरे बच्चे याद होगा, उसमें दिया हुआ था पहले चांद और सूरज के प्रिय महाराज। इसका मतलब है महाराज किसके प्रिय थे? इसका मतलब है कि महाराज चांद और सूरज के प्रिय थे। अर्थात मेरे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग? क्या मीनिंग है इसका कि चांद और सूरज के प्रिय थे? अर्थात वे एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। जिस राजा को प्रजा बहुत चाहती है, उसी राजा के लिए हम कह सकते हैं कि वो चांद और सूर्य के प्रिय थे। मेरे बच्चों, पहला क्वेश्चन फिर से, महाराज किसके प्रिय थे? महाराज किसके प्रिय थे? उत्तर है मेरे बच्चों, महाराज चांद और सूरज के प्रिय थे। अर्थात वे एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। ये 2 सेंटेंस का आंसर, ओनली 2 सेंटेंस। वन सेकेंड, महाराज किसके प्रिय थे? पहला सेंटेंस, महाराज चांद और सूरज के प्रिय थे। इसका दूसरा सेंटेंस, वे एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 1। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग मेरे बच्चों, महाराज किसके प्रिय थे? महाराज चांद और सूरज के प्रिय थे। अर्थात वे एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। क्वेश्चन नंबर 2, डुगडुगी पिटवाने के बाद कितने आदमी महल के नीचे खड़े थे? याद होगा कहानी। डुगडुगी मीन्स अनाउंसमेंट, घोषणा करवाना। डुगडुगी पिटवाने के बाद कितने आदमी महल के नीचे खड़े थे? याद है? फिर से मैं कहानी की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे बच्चों, जब राजा के नौजवान मंत्री ने घोषणा करवाई कि राजा को एक कवि की जरूरत है जो राज दरबार में रहे, जो ही घोषणा हुई, तीसरे दिन, जस्ट थर्ड डे, 1001 व्यक्ति आकर महल के नीचे खड़े हो गए। 1001। तो वही है पहला प्रश्न। ध्यान दो, डुगडुगी पिटवाने के बाद कितने आदमी महल के नीचे खड़े थे? डुगडुगी पिटवाने के बाद 1001 आदमी महल के नीचे खड़े थे। केवल मेरे बच्चों, इस आंसर में केवल तुम्हें वो नंबर दिखा देना है 1001, बाकी क्वेश्चन के ही शब्द हैं। डुगडुगी पिटवाने के बाद
महल के नीचे कितने आदमी खड़े थे? वंस अगेन मेरे बच्चों, डुगडुगी पिटवाने के बाद महल के नीचे 101 आदमी खड़े थे। इसका तीसरा क्वेश्चन ध्यान दो, महाराज के अनुसार सच्चा कवि कौन था? महाराज के अनुसार सच्चा कवि कौन था? मेरे बच्चों, इसका आंसर जानने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं, फिर से उस कहानी को सुनाना चाहता हूं। जैसे 1001 आदमी जो थे, जो सब अच्छे कवि थे, उनकी कविताएं सरस, मधुर और अलंकार से सज्जित थी। सबको जेल में डालने का हुक्म दिया था राजा, क्योंकि उसे कवि की जरूरत थी, और यह आदेश दिलाया था कि कोई कविता नहीं करेगा, जो कविता करेगा उसको राज्य का सबसे ताकतवर आदमी उसे कोड़े से मारेगा। परिणाम ये हुआ कि 900 आदमी कविताएं नहीं थी, 101 करते रहे, 101 करते रहे। फिर मेरे बच्चे 101, ऐसा नहीं था कि 900 को मतलब कि ऐसे ही पिटवाया, नहीं, ऐसे ही सजा दिलवाई, नहीं, सभी 900 कवियों को 6-6 महीने की तनख्वाह देकर उन्हें घर भिजवा दिया। 101 जो बच्चे थे उनको अपने महल के बगल में बने मोर महल में रहने के लिए भेज दिया। मोर महल में जहाँ हर प्रकार की सुविधा थी, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए था, अच्छा भोजन था, रहने के लिए अच्छा कमरा था, सोने के लिए अच्छे बिस्तर थे, हर प्रकार की सुख सुविधा थी। अब जो 101 मोर महल में थे, 100 तो सुख भोगने में लग गया, अपने पुराने दिनों के, दुख के दिनों की याद करके अपने जीवन को कोसते थे। उनकी कविताओं कविता किए, लेकिन उनकी कविता में वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए। लेकिन उनमें एक कवि ऐसा था, उनमें एक कवि ऐसा था जो महल के, मोर महल के ऐसो आराम से, राज सरंग से दूर था। वह दुख और सुख दोनों ही स्थितियों में एक समान कविता करता रहा, इसलिए 100 छट गए और एक चुना गया था। वही है मेरे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, लिसन हियर, महाराज के अनुसार सच्चा कवि कौन था? महाराज के अनुसार सच्चा कवि वह था, महाराज के अनुसार सच्चा कवि वह था जो दुख और सुख दोनों समय में समान भाव से कविता की रचना किया था। महाराज के अनुसार, वन सेकेंड, सच्चा कवि कौन था? महाराज के अनुसार सच्चा कवि वह था जो दुख और सुख दोनों समय में समान भाव से कविता करता था, वो था सच्चा कवि। यह हुआ तीसरा प्रश्न। चौथा, 1001 कवियों की कविताएं कैसी थी? जो 1001 कवि जो नीचे खड़े थे, उनकी कविताएं कैसी थी? इनमें 3 पॉइंट है मेरे बच्चों, याद रखना। 3 पॉइंट्स है। 1001 कवियों की कविताएं कैसी थी? क्वेश्चन से ही स्टार्ट करोगे। 1001 कवियों की कविताएं, 3 बातें, सुंदर, मधुर और अलंकार से सजी थी। अलंकार क्या होता है मेरे बच्चों? पहले मैं बताऊं। जैसे मनुष्य अपने आप को सजाने के लिए गहने का प्रयोग करता है, सोने का चेन लगाता है, उंगलियों में अंगूठी पहनता है, रिंग पहनता है, हमारे ये माताएं बहनें कान में पहनती हैं, ये आभूषण है। आभूषण को ही अलंकार कहते हैं, अलंकार। वैसे ही कविता को सुंदर बनाने के लिए, वैसे ही
कविता को सुंदर बनाने के लिए, कविता को ब्यूटिफिकेशन देने के लिए उसमें शब्द और अर्थ का, वर्ड एंड देयर मीनिंग का, शब्द और अर्थ का जब सुंदर ढंग से प्रयोग किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। शब्द और अर्थ का बहुत सुंदर ढंग से जब कविता में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द और अर्थ अलंकार बन जाता है। तो वही 1001 कवियों की कविताएं कैसी थी मेरे बच्चों? 1001 कवियों की कविताएं बहुत ही सरस, सरल, मधुर और अलंकार से सजी थी। 3 बातें, सरल, मधुर और अलंकार। सरल, मधुर, अलंकार कहने का मतलब ये मेरे बच्चों, कविताएं ऐसी थी जिसको गाया भी जा सकता था, पढ़ा भी जा सकता, पढ़ने के साथ उसको गीत के रूप में गाया भी जा सकता। 1 सेकेंड, चौथा क्वेश्चन, 1001 कवियों की कविताएं कैसी थी? 1 सेकेंड मेरे बच्चों, 1001 कवियों की कविताएं कैसी थी? 1001 उत्तर मैं बता रहा हूँ। 1001 कवियों की कविताएं सरल, मधुर और अलंकार से सजी थी, अलंकार से सजी थी। इसका पांचवा क्वेश्चन, मोर महल के 101 कवियों में एक कवि कैसा था? मोर महल के 101 कवि, मोर महल में कितने कवि थे? 101। मोर महल के 101 कवियों में एक कवि, वही कवि जिसको कवि ने, ये महाराजा ने अपने कवि के रूप में चुना था, उन्हीं 101 कवियों में एक कवि कैसा था? ध्यान दो, मोर महल के 101 कवियों में, मोर महल के 101 कवियों में एक कवि बेपरवाह और साधु स्वभाव का था। बेपरवाह, एकदम मलंग रहने वाला, अपने में मस्त रहने वाला, देश दुनिया से अलग, सुख दुख की चिंता न करने वाला, जिसको हम कहते हैं बेपरवाह, अपने में मस्त रहना। 101 कवियों में एक कवि बेपरवाह और साधु स्वभाव का था। इसमें आ गया 2 पॉइंट, बेपरवाह और साधु स्वभाव। और भी है, इसका दूसरा पॉइंट भी है, वह महल के रास रंग से, रास रंग क्या है? ऐशो आराम, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे बिस्तर पर सोना, नहीं, उसे इसे कोई मतलब नहीं था। वह महल के रास रंग से दूर रहता था। 1 सेकेंड मेरे बच्चों, 101 कवियों में एक कवि कैसा था? 101 कवियों में एक कवि स्वभाव से बेपरवाह और साधु प्रकृति का था। 101 कवियों में एक कवि बेपरवाह और साधु स्वभाव का था। वह महल के रास रंग से दूर रहता था, महल के रास रंग से दूर रहता था। ये हुआ नंबर 5। नंबर 6, इसमें 6 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, 6, 5, 1, 6 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, दरबारी कवि ने
वही 101 कवि में एक कवि जो चुना गया था दरबारी कवि के रूप में, जिसको मुंहमांगी कीमत राजा दे रहे थे। केवल काम एक ही करना था कि रोज उसको एक कविता राजा को सुनाना था। फिर से कहानी हम रिपीट कर रहे हैं। उस कवि ने पहले दिन एक कविता सुनाई, दूसरे दिन एक दोहा सुनाया, तीसरे दिन भी एक कविता सुनाई, चौथे दिन एक चिट्ठी भेज दिया। चिट्ठी लिखा और राजा को भेज दी। क्या लिखा? हमसे ऐसी कविताएं नहीं होगी, हमसे ऐसी इस तरह की कविताएं नहीं होगी। मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ। मेरे बच्चों वही आंसर है। देखो यार, दरबारी कवि ने क्या लिखा? चौथे दिन महाराज को क्या लिख भेजा? दरबारी कवि ने चौथे दिन महाराज को क्या लिख भेजा? दरबारी कवि ने चौथे दिन महाराज को लिख भेजा कि मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो पाएगी। मैं उद्गारों का कवि हूं, जो मन में आता है लिखता हूं, राजा के कहने में आकर नहीं लिखता। वन सेकेंड मेरे बच्चों, दरबारी कवि ने चौथे दिन क्या महाराज को क्या लिख भेजा? दरबारी कवि ने लिखा, मुझसे इस तरह कविता नहीं हो सकेगी, मैं उद्गारों का कवि हूं, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। वन सेकेंड मेरे बच्चों, दरबारी कवि ने चौथे दिन महाराज को क्या लिख भेजा? वन सेकेंड मैं आंसर बताऊं। दरबारी कवि ने चौथे दिन महाराज को लिख भेजा कि मुझे से इस तरह कविता नहीं हो सकेगी, मैं उद्गारों का कवि हूं, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। ये रहा मेरे बच्चों ये 6 प्रश्न और उसके उत्तर, 6 प्रश्न एंड देयर आंसर्स। अब मैं आ रहा हूं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। जैसे सभी बच्चे तो लोग जानते हो, जितने भी व्यंजन है, जैसे एक चीज देखो, एक शब्द हम लिखते हैं कमल। मेरे बच्चों जैसे क का उच्चारण जब हम करते हैं तो क में अ अवश्य रहता है, तब हम कहते हैं क। इसमें से अ निकाल दें, जैसे क बना है, क के नीचे है प्लस अ। यदि हम अ निकाल दें क से क, जल्दी करना पड़ेगा ताकि अ ना आए। जितने भी व्यंजन हैं सब में अ मिक्स है, और कोई मात्रा है तो मात्रा को भी, यही है वर्ण को पृथक पृथक करना है। जो भी स्वर उसमें मिला है उस स्वर को अलग कर देना है व्यंजन से, स्वर को अलग कर देना है व्यंजन से। जैसे क प्लस अ प्लस ब प्लस अ प्लस ल प्लस अ। मेरे बच्चों देखने में यहाँ तुम्हें 3 वर्ण दिखते हैं, लेकिन ये वास्तव में 6 वर्ण है। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, 6 वर्ण। ऐसे ही कुछ शब्द है, जैसे महाराज म प्लस आ। मैं इसका फोटो खींच कर भेज रहा हूँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन आंसर भी है, ये भी है, उसे लिख लेना। महाराज म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस र प्लस आ प्लस ज प्लस अ। महाराज। चुनाव, च में छुटाव की मात्रा है, च प्लस छुटाव प्लस न प्लस आ, चुनाव प्लस व प्लस अ, चुनाव। अब इसमें वर्ण विच्छेद दिया है लेकिन उसका शब्द नहीं दिया है। ये शब्द है यातना। उद्गार उ, चूंकि ये स्वर है इसमें अ नहीं है, उ प्लस द प्लस ग, ये द और ग संयुक्त व्यंजन है मेरे बच्चों, तब आ की मात्रा है उ प्लस द प्लस ग
प्लस आ प्लस र प्लस अ। ये है वर्ण विच्छेद। इसके आगे का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके आगे का वर्ड है, इसमें प्राय देखो यहां एक शब्द है ई, लेकिन मेरे बच्चों जिसमें जो रेफ और रॉ का प्रयोग किया जाता है, ये रॉ का तो कभी ऊपर हो जाता है और कभी नीचे, जैसे प्रिय में ऐसे यहाँ रॉ लग गया, यहाँ लग गया, है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ सब लिख रहा है, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया मेरे बच्चे। ये रॉ का प्रयोग करना है। ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं लेकिन उसमें रॉ का प्रयोग नहीं है। क्वेश्चन में दिए शब्दों उचित स्थान पर र के रूप का प्रयोग करके खाली जगह भरिए। जैसे ब्रैकेट में है प्रिय, सबश्रेष्ठ, प्रिय, सबश्रेष्ठ, कोद, दुर्दशा, पभा, लेकिन इसमें र लगाएंगे तो प्रिय, सर्वश्रेष्ठ, क्रोध, दुर्दशा, प्रभाव, वही है यहाँ फिलिंग। चांद और सूरज के प्रिय, प्रिय लिखा हुआ प्रिय, उनमें से सर्वश्रेष्ठ लिखा है, सर्वश्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ कौन है? महाराज को अगर इस बात का पता चल गया, क्रोध लिखा है, क्रोध नहीं क्रोध। जब ये कहते हैं इनकी आंखें अपनी, दुर्दशा लिखा है, दुर्दशा। वैसे ये दुख की रात में भी करता करता सुख के प्रभात लिखा है, प्रभात, प्रभात नहीं प्रभात। ये हुआ मेरे बच्चों कल में, परसों में डे आफ्टर टुमारो तुम्हारा हिंदी पीरियड, किताब तुम्हारे पास होगी, क्योंकि बुधवार को तुम्हारे पास किताब है, क्योंकि मंगलवार को क्लास 6 और 7 मतलब तुम्हारा 6 और 7 दोनों क्लास की किताब दी जाएगी। इसीलिए इसे करने में असुविधा तुम्हें नहीं होगी। फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर लिख करके ऑब्जेक्टिव टाइप भी भेज रहा हूँ, ये भी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पैसे के अभाव में किताब न खरीद सके, इसीलिए मैं भेज रहा हूँ मेरे बच्चों। इसे आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। आज के लिए इतना ही। अंत में तुम सबको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद मेरे बच्चों।